कि एक मैग्नेट है और ये एक कॉइल है। अब मैं मैग्नेट को कॉइल के पास ले जा रहा हूँ, पहले क्विकली और सेकेंड केस में स्लोली। पूछे कि इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस किस केस में ज्यादा होगा, ए में या बी में? ए। ए में क्यों? चेंज ऑफ फील्ड। सर क्योंकि उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना करंट इंड्यूस होगा। कैसे डिपेंड करता है वेलोसिटी पे? क्योंकि सर फील्ड चेंज हो रही है, फील्ड चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड। ओके। कोई और जो पहले से, बहुत पहले से है क्लास में, वो आंसर बताएगा? सर वो मेन क्वेश्चन क्या हमें मतलब मेनली फाइंड आउट क्या करना है? क्वेश्चन है कि एक मैग्नेट को हम लोग कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, एक क्लोज कॉइल है उसकी तरफ ले जा रहे हैं। पहले स्लोली ले, क्विकली ले जा रहे हैं, सेकंड केस में स्लोली ले जा रहे हैं। तो बताना है किस केस में इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा। सर जिसमें वेलोसिटी कम है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा। क्यों? यस सर सर। सर हर पॉइंट पे तो वैसे भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर ही रहा है ना, तो अगर वो स्लोली जाएगा तब भी हर पॉइंट पे चेंज करेगा, तो जो करंट है वो इंड्यूस ईच पॉइंट पे होगा, लेकिन अगर वो फास्ट चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर के लिए इंड्यूस हो, मतलब करंट थोड़ी देर के लिए इंड्यूस हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ पूछा है। अच्छा ओके सर, सो मुझे लगा अमाउंट ऑफ फर्स्ट वाला करंट। करेक्ट है ना क्या? सर? तो फर्स्ट वाला करेक्ट है ना? हाँ, फर्स्ट वाला करेक्ट है। जो तुमने बोला था कि वो पहले वाले केस में ज्यादा यूज होगा, वो लॉजिक। There would be larger rate in change of flux. यस आदित्य, सही है। हाँ हर्षिता, हर्षिता तुम एडमिशन कब लिया था? जब मैं फ्लक्स बताया था उस टाइम थी क्या? नहीं सर। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है ना, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इसलिए होता है क्योंकि फ्लक्स चेंज करता है। हम लोग फ्लक्स, एक टर्म है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मान लो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जा रहा होगा इस मैग्नेट के कारण, हाँ राइट? सर। मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा होगा कुछ, राइट? हाँ सर। तो हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं फ्लक्स। फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है? अब एरिया ओके तो सर। इसका फिक्स है, लूप का एरिया तो फिक्स है, ये तो चेंज करेगा नहीं। अब जो ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है, ओके? तो यहाँ पर फ्लक्स तो चेंज करनी, मतलब हम लोग लिख सकते हैं बी डॉट ए बाई टाइम। अब एरिया तो चेंज कर नहीं रहा है, तो इंटू बी बाई टी, ठीक है? अब देखो पहले वाले केस में ज्यादा होगा ना, कम टाइम में ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर जाएगा, तो पहले वाले केस में ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगा, ओके सर। ओके? हाँ सर। सर 1 मिनट में नोट डाउन कर। हाँ, मतलब पूरा एग्जैक्ट नहीं बताया मैं तुमको। एग्जैक्ट में क्या होता है वो मैं बाई टाइम से डिवाइड किया हूँ, एक्चुअली वो डीबी बाई डीटी होता है, बहुत छोटे से टाइम के लिए होता है। तो वो सब चीज हम लोग ट्वेल्थ में देखेंगे। फ्लक्स जो फॉर्मूला होता है उसमें टाइम आता है क्या? नहीं, फ्लक्स के फॉर्मूला में टाइम नहीं आता है। फ्लक्स के फॉर्मूला में आता है इंटीग्रल ऑफ, मतलब अगेन वो इंटीग्रेशन तुमको नहीं पता है, एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है फ्लक्स का इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी है। तुमको ये भी नहीं पता है, तुमको ये भी नहीं पता है, इसलिए मैं तुमको राइटली मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया लिखा हूँ। ठीक है सर। सर शायद डी है, पता है वो डिफरेंस वाला है, स्मॉल क्या? डिफरेंस, वेरी स्मॉल डिफरेंस हाँ वाला है। हाँ, हाँ ये डी सर, बहुत छोटा डी क्वांटिटी है, वो है। डी पता है सर। सर वो डी पता है, जो सबसे लेफ्ट में वो नहीं पता। हाँ, तो ये तो इंटीग्रेशन का साइन है, इसको छोड़ो। तो एक्चुअल में क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल्स टू
माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, और ये बन जाता है माइनस ए इंटू डी बी बाई डी टी। तो dv by dt is change in magnetic field upon time। तो पहले वाले केस में ज्यादा चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड का। और सर अगर क्वेश्चन ना होता कि लाइक डिफ्लेक्शन फॉर मोर टाइम किस केस में होता तो फिर क्या होता? डिफ्लेक्शन, जब हम लोग डिफ्लेक्शन का बात करते हैं ना, तो वहां पर अगर तुम गैल्वेनोमीटर अगर तुम इसमें कनेक्ट कर रखे हो, गैल्वेनोमीटर से हम लोग डिफ्लेक्शन मेजर करेंगे सर या फिर मैग्नेटिक एमीटर से। सर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अलग क्यों होगा सर? क्योंकि पाथ तो दोनों सेम ही ले रहे हैं ना। नहीं नहीं, पर यूनिट टाइम का बात हो रहा है ना, अच्छा बाई ठीक। dt भी तो है ना। ठीक। हाँ, तुम्हारा डाउट क्या था हर्षिता? सर लाइक करंट would stay longer in which case? इट विल डिपेंड कि तुम उसको आगे पीछे मूव कर रहे हो कंटिन्यूअसली, या मूव करके इसमें रोक दी, या क्या की। होगा। मतलब करंट तब तक होगा जब तक तुम मैग्नेट को मूव कर रही हो, तब तक करंट होगा। तो फिर it does not depend कि what is the speed? नहीं, it does not depend what is the speed, it will depend for how long you are moving the magnet. Okay sir. Once you will stop the magnet, the current in the coil will also be zero. Yes. सर तो अगर मैं मैग्नेट को फास्ट मूव करूँ तो सर, वो अपना डिस्टेंस जल्दी कवर कर लेगा, तो सर, उसमें हम कम ऐसा नहीं बोल करंट सकते सर। कम टाइम के लिए होगा ना। तो वहां पर क्या है कि अगर तुम फिक्स डिस्टेंस का बात कर रहे हो, दो चीज हो सकता है ना, अगर तुम फिक्स डिस्टेंस का बात कर रहे हो दोनों केस में, या फिर तुम ऐसा बात कर सकते हो कि दोनों केस में फिक्स टाइम के लिए है वो मैग्नेट को मूव किया, तो वो डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन पे। सर अगर अगर फिक्स टाइम टाइम के लिए की किया, बात हो रही है, सर अगर टाइम की बात हो रही है कि कितने टाइम तक हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं सर तो अगर स्पीड कम होगा तो टाइम हमारा बढ़ ही जाएगा। नहीं, तो तो कम वहां पर तुमने डिस्टेंस फिक्स किया ना, तो वो तुमको अगर मेंशन करेगा कि डिस्टेंस तुमने फिक्स किया या टाइम, दोनों को वो कर किया। तुम कॉन्सेप्ट समझो, उस पर नहीं जाओ। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब तक तुम मूव करोगे मैग्नेट को, तब तक सर्किट में करंट होगा। अगर तेजी से मूव करोगे तो ज्यादा करंट होगा, स्लोली मूव करोगे तो कम करंट होगा। फाइन। ओके Yes सर। sir. हर्षिता, नेक्स्ट जो तुम्हारा डाउट है ना, वो बहुत वेग टर्म्स से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन बहुत सर सिंपल है, मुझे बट छोटा सा हाँ कंफ्यूजन है उसमें। हाँ सर उधर बोले कि कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन इट इज डबल्ड ऑन इट, तो फिर हाँ, इट इज एग्जैक्टली डबल्ड लेंथ वाइज और एरिया वाइज, वही लाइक वही वही पुटिंग। Sir, it उसमें will be बहुत, area wise, not double. एक मिनट देखो, उसमें बहुत मतलब, इसलिए मैं वो जो वर्ड्स यूज किया है ना, वो काफी ज्यादा वेग है। कि अब ऐसा बोल सकता है कि इस वायर है, उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, और बोला है कि कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन इट इज डबल्ड ऑन इट। तो डबल्ड ऑन इट मतलब ऐसा भी हो सकता है सीधा इसका लेंथ 12 कर दिया, एरिया को सेम रखा। ऐसा भी हो सकता है कि इसी वायर को स्ट्रेच किया हो, स्ट्रेच करके लेंथ एल कर दिया, और एरिया कुछ और हो गया होगा स्ट्रेच करने के लिए। ठीक है हर्षिता? नहीं सर, या एक और फिर बार रिपीट करेंगे? हाँ, मतलब जो तुम्हारा क्वेश्चन में वर्ड्स यूज किया है व्हेन द वायर इज डबल्ड ऑन इट, तो वो ये सिचुएशन भी हो सकता है, और ये सिचुएशन भी हो सकता है नेक्स्ट वाला। इसको मैंने क्या किया, स्ट्रेच किया, वायर को स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा और लेंथ बढ़ जाएगा, राइट? हाँ सर। दोनों में दोनों तरीका हो सकता है। या फिर when it is doubled on it और क्या हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? Yes. ये वाला केस डबल्ड ऑन इट, ये भी हो सकता है। तो तुमको थोड़ा और अच्छे से क्वेश्चन को स्टेट करना चाहिए कि कौन सा केस पूछ रहा है, फर्स्ट पूछ रहा है, सेकंड पूछ रहा है, या थर्ड पूछ रहा है। सर उन्होंने सोल्यूशन में लाइक उन्होंने थोड़े मतलब हिंट्स दिए थे सोल्यूशन बुक में, तो उनके हिंट्स के अकॉर्डिंग तो थर्ड केस बता रहे थे, तो मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, तो तुम जब तुमसे एग्जाम में पूछे ना ऐसा क्वेश्चन,
तो पहला तो ये क्वेश्चन तुमको बोनस में मिल जाएगा अगर जेई में ऐसा कुछ आता है तो, क्योंकि ये बहुत वेग टर्म्स देता है, एग्जैक्ट क्या पूछ रहा है वो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। दूसरा डाउट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या था क्या? हाँ सर। अच्छा एक मिनट, मैं कुछ और डाउट्स हैं, मैं पहले वो देख लेता हूँ, उसके बाद फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। जी विराट सर, ओके। Why is 52 the common answer? What is the mistake of that students make? हाँ बलास, जो पिछला वाला क्वेश्चन था सबका आंसर 52 आता है, ये वाला। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि यार ये 8 मीटर तो गया 32 सेकेंड, फिर उसके बाद 2 मीटर और मूव कराया 40 सेकेंड, 12 पे पहुंच गया, 10 पे पहुंच गया, फिर 2 मीटर और मूव कराया 12, तो यहाँ तक उसको लगा 32 सेकेंड, 32 और 8 32 और 40 और 40 और 8 40 48, और फिर यहाँ से पता नहीं क्या करते हैं। 6 8 48 फिर -3। 48 -3, ठीक है, ऐसा कुछ किया होगा, बट ऐसा नहीं होता, मतलब वो पहले ही गिर जाएगा। ओके प्लस because current will be there. How can we define the direction of force by knowing the direction of current and magnetic field according to positive x-axis or negative y-axis? Okay. क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन सबको भेज रहा हूँ। How can we define the direction of force by knowing the direction of current and magnetic field? ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, एक्चुअली में ये होता है फोर्स इज इक्वल्स टू I into L क्रॉस B। तो ये जैसे वायर है मान लो, इसमें करंट इस डायरेक्शन में है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। तो अपने राइट हैंड को शिवांग, अपने राइट हैंड को, फिंगर्स को करंट की तरफ डालो, जैसे राइट हैंड रूल यूज करते थे ना वैसे ही करंट की तरफ डालो, और फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फोल्ड करो, अंदर की तरफ फोल्ड करो। थंब इधर आ रहा है क्या? हाँ शिवांग, Yes, sir. तो ये जो होगा इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये तुमको F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, तुमको फॉर्मूला नहीं पढ़ना, बट ऐसे तुम देख सकते हो। सर ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके नहीं हो रहा? हो जाएगा उससे भी, बट पता नहीं मुझे वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, तुम भूल जाओगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, बहुत खराब चीज है वो। मतलब तुम एग्जाम में लिटरली ऐसे लेफ्ट हैंड करो राइट हैंड करो, वो बहुत दिक्कत होता है। तो ठीक है 10th में तुम अभी कर लो, 11th 12th में तुम्हारा कहीं पे भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल नहीं आने वाला है। हम लोग पूरे चीज को उसको एलिमिनेट कर देंगे, सारे चीज राइट हैंड से होंगे, लेफ्ट हैंड का यूज ही नहीं आएगा, बिना लेफ्ट हैंड के सब कुछ कर लेंगे। लेफ्ट हैंड रूल से तो फोर्स जो है वो इनटू द पेपर आ रहा है शायद। फोर्स इनटू द पेपर आ रहा है कैसे? सर मिडिल फिंगर हमारा करंट दिखाता है, राइट? मिडिल फिंगर इज फॉर करंट, इंडेक्स इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। हाँ तो सही आ रहा है, ऊपर क्यों आ रहा है? तुमने राइट हैंड से देख रहे हो क्या? अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, देखो यहीं पे तुमको दिख गया कि लेफ्ट हैंड रूल में जो तुम फिंगर्स को ऐसे किए हैं, राइट, उससे बेटर ये नहीं था कि एल की तरफ हाथ रखे बी की तरफ फोल्ड कर दिया राइट हैंड को? कौन सा बेटर था, लेफ्ट हैंड रूल या वो एल क्रॉस बी? ठीक है, अभी 10th के लिए तुम लोग ये यूज कर लो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, 11 12 में जब हम लोग करेंगे तो फिर ये यूज करेंगे।
लेफ्ट हैंड रूल, ओके हर्षिता, बट 11 12 में नहीं, कहीं पे भी नहीं यूज करेंगे। फाइन, तो नेक्स्ट हेडिंग दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डाउट है? पूरा डाउट है या से डिफरेंट टाइप के एक एक बस। क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन ठीक है, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखता हूँ। जैसे ऐसा था मटेरियल, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किए थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिफाइन किए थे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, that is v upon speed of light in vacuum, that is c। तो ये था हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। c का वैल्यू क्या होता है? हाँ, सर सर स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई रिलेशनशिप है क्या? हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। सर प्लीज वो रिलेशनशिप समझा दीजिए। ओके, ये उल्टा है, c by v है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है? 3 into 10 raised to 8 meter per second. 3 into 10 to the power 8 meter per second। फाइन, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम तुम्हें पता होगा। और ये पता है हमें कि v is always less than c। Speed of light in any medium is always less than speed Yes. of light in vacuum। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या आएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 1, राइट? ओके, नेक्स्ट। अब देखो, अगर मान लो मुझे म्यू1 बाई दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो फाइंड करना है, तो ये क्या होगा? c अपॉन v1 डिवाइड बाई c अपॉन v2, that is v2 upon v1, speed of light in medium 2 upon speed of light in medium 1। तुम लोग को वो पता है क्या? वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। सर आई थिंक वेलोसिटी साउंड, सर आपकी आवाज कट गई। वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो मतलब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, तो फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो यही रिलेशन लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 भी बन जाता है। लैम्डा इन मीडियम 2 अपॉन लैम्डा इन मीडियम 1, frequency of light does not change। सर आप Light, एक बार बता देंगे कि लाइक वेवलेंथ कैसे होता है, लाइक इन ऑप्टिकल डेंसर इट बिकम्स मोर और स्मॉल। okay, 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 fine। Frequency of light does not change when it moves from one medium to another। Another। ये नोट कर लो, फिर मैं वो बताता हूँ, फिर डिस्टेंस होता है। सर वेवलेंथ चेंज होती है कैसे व्हेन वी मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर? यस यस यस, वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों चेंज होती है। सर यानी देख, जो व्हाइट लाइट आती है सन से उसकी भी वेवलेंथ चेंज होती है अर्थ पे आने हाँ के बाद? हाँ, सर तो मतलब हमें मतलब व्हाइट किसी भी लाइट का अभी तक हमें वेवलेंथ एक्यूरेट नहीं पता है फिर, राइट? क्यों क्यों? सर क्योंकि जो हम अभी लोग, लाइट आ रही है वो तो रिफ्रैक्ट होके आ रही है ना अपने पास। हाँ, तो हम लोग जो वेवलेंथ मेजर करते हैं ना, वो वैक्यूम में मेजर करते हैं। और वैक्यूम का और एयर का, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं, राइट? और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एटमॉस्फेयर का, वो 1.003 होता है। तो बहुत क्लोज है दोनों, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली सेम ही ले लेते हैं। ओके सर। देन
ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पे। हमारे पास रिलेशन क्या आया, μ1 by μ2 इज इक्वल्स टू v2 by v1, ठीक है, इज इक्वल्स टू λ2 by λ1। तो ये रेयरर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लेट्स से, और ये डेंसर मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो रेयरर का म्यू कम होता है या डेंसर का म्यू कम होता है? कौन बड़ा होगा, μ2 या μ1? μ2 सर कौन बड़ा होगा? नहीं होता ना सर। तो जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसको हम लोग डेंसर बोलते हैं, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो अगर मान लो यहाँ से एक लाइट आई, इसमें गई, इसमें स्पीड v1 है, लैम्डा λ1 है और फ्रीक्वेंसी f है, इसमें वेलोसिटी v2 हो गया, लैम्डा λ2 हो गया, फ्रीक्वेंसी f ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज एंड लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, तुम लोगों को पता है। Sir, how can we change the frequency of light? Frequency, we cannot change the frequency of light. Frequency is determined by the source. So if we change the source, then only we can change the frequency. Okay. Okay, sir. But there is a difference. हम लोग ना दो चीज है, एक लाइट है और एक साउंड है। तो साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो भी सोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस का सायरन, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी सायरन पे डिपेंड कर रहा है, राइट। बट हम लोग को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा ना, वो डिपेंड कर सकता है बहुत सारी चीजों पे, कि विंड ब्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस पर डिपेंड कर सकता है। हम लोग एम्बुलेंस के पास जा रहे हैं, एम्बुलेंस से दूर जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। एम्बुलेंस हमारे पास आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, क्या दूर जा रहा है, किस स्पीड से, उस पर डिपेंड करेगा। तो वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता है, बट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, राइट। Yes, sir. इसमें भी अगर लाइट में भी तुम अगर काफी फास्ट मूव करोगे ना, जैसे एक्चुअल में लाइट का स्पीड है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, तो अगर तुम 10⁻8 मीटर पर सेकेंड या 9 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, इस ऑर्डर से अगर तुम मूव करोगे, तो तुमको लाइट के फ्रीक्वेंसी में भी चेंज दिखेगा। बट नॉर्मल लाइफ में दैट इज नॉट पॉसिबल, तो हम लोग बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या पता है, μ1 by μ2 इज इक्वल टू v2 by v1, और μ1 छोटा है, तो v2 और v1 में कौन छोटा होगा? v2 will be greater. नहीं, Sorry, smaller. v2 will be less than v1, क्योंकि μ1 छोटा है तो v2 को छोटा होना पड़ेगा। एंड λ2 और λ1 में Lambda कौन 2 बड़ा will be होगा? smaller. λ2 will be smaller than λ1। Then Sir, but then if wavelength is changing, then how can frequency remain constant? तो फिर उसका क्या right, change होगा? Amplitude? वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना यार, वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये कांस्टेंट है, राइट। तो अगर Yes, लैम्डा sir. बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, लैम्डा को 5 टाइम्स करोगे तो वेलोसिटी भी 5 टाइम्स हो जाएगा, लैम्डा को 1.1 टाइम्स करोगे तो वेलोसिटी भी 1.1 टाइम्स हो जाएगा। Okay, sir. हाँ, ठीक है. ठीक है, हाँ, sir. ओके। नेक्स्ट स्नेल्स लॉ। यार स्नेल्स लॉ तो मतलब जो तुम पढ़े हो ना, लेंस, पूरे लेंस का बेसिस तो यही है स्नेल्स लॉ। ये क्या बोलता है कि मान लो ये मीडियम है, दो मीडियम है, ये लाइन दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, μ1 और μ2।
ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। शिवांग, मैंने मना किया था उस समय याद करने को। तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं याद करेंगे क्योंकि ये बहुत वेग है अगेन कि ये कांस्टेंट क्या है। तो हम लोग क्या याद करेंगे, म्यू1 टाइम्स ऑफ साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू2 टाइम्स ऑफ साइन आर। और यहाँ देखो साइन आई बाई साइन आर आएगा म्यू2 बाई म्यू1। तो जिस मीडियम का तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे उस मीडियम का इंसिडेंस या फिर रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, सिमिलरली दूसरे मीडियम का म्यू2 इनटू साइन ऑफ उस मीडियम का इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन। साइन कोई दिक्कत? तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू2 बाई म्यू1। अच्छा, अब यहाँ पर तुमने क्या पढ़ा है कि व्हेन लाइट कम्स ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। कोई प्रूफ कर सकता है क्या, या कोई लॉजिक बता सकता है क्यों? यस, सर क्योंकि उसका स्पीड रिड्यूस हो जाता है। मूव वेलोसिटी रिड्यूस होता है इसलिए। तो स्पीड रिड्यूस होगा तो उससे क्या होगा? इसलिए वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। क्यों? सर मतलब मैं एक एग्जांपल लेके समझा सकता हूँ। हाँ, सर अगर कोई रोड है और कार जा रही है, तो अगर कार स्ट्रेट लाइन में जा रही है और अगर उसकी स्पीड अचानक से मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं, मतलब परपेंडिकुलर के नहीं, मतलब थोड़ा टिल्टेड जा रही है और उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई, तो उसका जो व्हील पहले टच करेगा ना वो पहले ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। तो उसके कंपैरिजन में राइट वाला जो दूसरी साइड वाला व्हील होगा वो ज्यादा टर्न करेगा और इसीलिए वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। अच्छा, तुमने रोबोटिक्स का कुछ किया है क्या? कुछ कोर्सेज क्या किया? रोबोटिक्स का कुछ कोर्सेज अब किया है क्या? नहीं सर। नहीं, ओके सर मेरे स्कूल के टीचर ने बताया था। ओके, तो फाइन, चलो उस पर डिस्कस करते हैं। और कोई लॉजिक इस एक्सप्रेशन से कुछ? कोई है जो रोबोटिक्स वाले में ऐसे किसी कोर्स में इनरोल किया है? सर शायद वो साइन आई की वैल्यू साइन आर से ज्यादा होगी इसलिए। हाँ, यहाँ पे देखो म्यू2 बड़ा है। साइन आई अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो लाइक अपोजिट साइड वो एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आ रहा है। ओके फाइन, या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो म्यू2 बड़ा है म्यू1 से, तो दिस क्वांटिटी इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, म्यू2 बाय म्यू1। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं अगर म्यू2 बाय म्यू1 बड़ा है 1 से, तो साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। यस और नो? Yes, sir. और दिस इंप्लाइज आई इज ग्रेटर देन आर। खत्म, कुछ भी नहीं करना था। और वही अगर मान लो म्यू2 रेयरर होता तो म्यू2 बाय म्यू1 क्या होता, 1 से बड़ा क्वांटिटी आता, साइन आई विल बी लेस देन साइन आर, और आई जो होता वो लेस देन आर होता। आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यस सर, पर ये नॉर्मल की तरफ बेंड होता क्यों है? मतलब ये तो जैसे मैथमेटिकली हमने निकाल लिया, पर हाँ, एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल लॉजिक वही है जो उसने कुछ स्पीड का बात किया था ना, कि लाइट का स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, अब वो लेकिन सर डिस्टेंस कार जो है सर वो दो पैरेलल व्हील्स पे चलती है, इसलिए ये होता है। लाइट तो एक ही स्ट्रेट लाइन बीम पे चलती है। ये सेम चीज उसने कार के लिए बताई, वो बाइक सर के ये लिए तो थोड़ी बीम आपने नेचर नहीं है, तो वेव नेचर नहीं, का प्रॉपर्टी है ना। क्या आई इक्वल टू आर या साइन आई इक्वल नहीं टू सर, म्यू1 से? रिफ्रैक्शन वेव हाँ, नेचर का प्रॉपर्टी है ना। वेव नेचर का प्रॉपर्टी है।
एक्चुअली क्या होता है, अगर तुम प्रॉपर इसके प्रूफ में जाओ, आप प्रॉपर प्रूफ में जाओगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। हम लोग ऐसा बोलते हैं कोई भी रे जो पैरेलल आ रहा है ना, और तुम लोगों को फेस पता है? नहीं किसका सर? क्या सर? नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को नहीं पता है फेस। एक्चुअली में चलो देखो क्या होता है, ये अगर तुम परपेंडिकुलर डालो ना तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक जैसा बिहेव करता है। कभी भी अगर तुम पैरेलल रे से परपेंडिकुलर डालो तो वो दोनों रेज एक जैसा बिहेव करता है। अब मान लो ये रे ऐसा बेंड किया, ये रे ऐसा बेंड किया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालो तो ये दोनों पॉइंट सेम जैसा बिहेव करता है। इसको स्किप कर सकते हो तुम क्योंकि तुमको पता नहीं चलेगा। चलो मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। ये दोनों जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो दोनों सेम जैसा बिहेव करता है। एक्चुअली फेज होता है वो तुम लोगों को पता नहीं। और ये सेम टाइम में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ट्रेवल करता है। तो ये v1t और ये डिस्टेंस v2t होता है। ठीक है, मान लो t टाइम का डिफरेंस है दोनों को हिट करने में सरफेस को, तो ये डिस्टेंस v2t होगा। ये समझ में आ रहा है क्या, v1t v2t? यस सर। नहीं सर। अच्छा देखो ये सारे रेज ना पैरेलल आ रहे हैं, तो यहाँ तक ये वाला जो येलो वाला मैं लाइन बनाया हूँ, यहाँ तक ये दोनों सेम टाइम में ट्रेवल किए हैं। अब जो मेरा रे 1 है, ये मान लो t इक्वल टू 0 को इस इंटरफेस को हिट किया। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे जो ये रेड वाला लाइन है, या फिर मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, t इक्वल टू 0 पे जो ये ग्रीन वाला लाइन है ये यहाँ पे है, और t इक्वल टू t पे यहाँ पे है, और t इक्वल टू t पे ये रेड वाला लाइन यहाँ पहुंच गया है। सही, अभी तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस कितना होगा। अगर मान लो इसमें स्पीड v1 है तो ये डिस्टेंस v1 इंटू टी होगा क्या? क्या ये डिस्टेंस v1t होगा? और ये डिस्टेंस क्या होगा, मान लो इसमें स्पीड v2 है तो ये v2t होगा। यस और नो? यस सर। एक बार आप री एक्सप्लेन कर देंगे? क्या? अच्छा वो डिस्टेंस v2t कैसे होगा? सर यही जो आपने बताया था। ओके, ये देखो t यहाँ पर ये हिट किया, t इक्वल टू 0 पे यहाँ है और ये वाला यहाँ पहुंच चुका है, और t टाइम में इसने इतना डिस्टेंस मूव किया और इसने इतना डिस्टेंस मूव किया, तो वो डिस्टेंस v1t और v2t के बराबर होगा। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ से तुम्हारा एक्चुअली यहाँ से क्या होता है, स्नेल्स लॉ प्रूफ हो जाता है। इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल अगर आई है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो फिर ये एंगल कितना होगा? वेट, तुमको और थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो ये इंटरफेस है, ये एक लाइट है और ये दूसरा लाइट है। ये ऐसे बेंड किया, ऐसे बेंड किया। हम लोग इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 माइनस आई। तो ये एंगल क्या होगा? आई। आई। फाइन, मैं यहाँ से भी इसको परपेंडिकुलर बनाया। सर ये आई कैसे अब होगा? ये पूरा एंगल मिला के 90 है ना? यस सर। ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस आई समझ में आया था? यस सही तो आ गया। ये पूरा 90 है तो वो आई हो गया, तो ये 90 माइनस आई होगा। अब ये वाला एंगल देखो जो रेड से बनाया, ये भी तो 90 है, यस तो वो सर। 90 माइनस आई है तो ये आई हो जाएगा। फाइन, यस। ओके। ये एंगल क्या है? 90 माइनस आर। 90 माइनस आई। 90 माइनस आर, ये एंगल आर है ना नीचे वाला, ये एंगल आर है,
तो वो सर 90 तो माइनस आई 90 माइनस आई भी होना चाहिए ना? नहीं, वो पूरा एंगल 90 नहीं है ना, ये एंगल 90 नहीं है ना। ओके सर, समझ गया। अच्छा, ये एंगल क्या होगा? और आर। तुम लोग कहाँ पहुंचा दिया आज, काफी डेप्थ में हम लोग पहुंच गए हैं। अच्छा अब देखो, ये डिस्टेंस क्या था, BC जो था दैट वाज V1T, और AD जो है दैट इज V2T। इसमें मैंने स्पीड V1 माना है, इसमें मैंने स्पीड V2 माना है, राइट। अच्छा, सर इस ट्रायंगल में देखो, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सर, आप ये अच्छे से समझा दीजिए। ठीक है, ओके। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। सबको यस सर। यस ओके, सर। ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, साइन आई क्या है? BC अपॉन AC। BC अपॉन AC। एंड इन ट्रायंगल ADC, साइन R क्या है? AD अपॉन AC। AD AD by अपॉन AC। तो पहले वाले इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ AC इज इक्वल्स टू BC अपॉन साइन आई। AC इज इक्वल्स टू BC अपॉन साइन आई, राइट। यस सर। और दूसरे वाले इक्वेशन से AC इक्वल टू AD अपॉन साइन R, यस सर। ठीक है। तो AD अपॉन साइन R, ये दोनों बराबर होगा। फाइन, कोई दिक्कत? अब देखो BC क्या है, BC इज V1T, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, BC को लिख दो V1T अपॉन साइन आई इज इक्वल्स टू AD को लिख दिया V2T अपॉन साइन R। कोई दिक्कत? तो हमारे पास बन गया V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन R, और V1 अपॉन V2 क्या होता था, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। देखो ये स्नेल्स लॉ तुम्हारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्लास से इतने डीप में नहीं जाएंगे, काफी ज्यादा डीप में चले गए आज। फील आया? कितने लोगों को समझ में आया? दिशिता स्वागतम, ओके, दो, फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुमको बस म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन R जानना है, बस, दैट्स इट। और उससे अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ओनली टिल AD। हर्षित, अगर लास्ट में समझ नहीं समझ में आया तो वो तो मैं बता देता हूँ। कहाँ तक? AD तक समझ में आ गया ना? यहाँ तक समझ में आ गया ना? हाँ सर। ओके, उसके बाद तुमको ये पता है ये डिस्टेंस V1T है, BC, और हाँ AD सर। जो है वो V2T है। हम्म। तो बस मैंने वैल्यू पुट किया ना, देखो BC की जगह पे V1T पुट किया तो V1T अपॉन साइन आई, और AD की जगह V2T पुट किया तो V2T अपॉन साइन R। ओके सर, ठीक है। तो V1 अपॉन V2 आ गया साइन आई बाई साइन R, और इसको हम लोग लिखते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो म्यू 2 साइन R इक्वल टू म्यू 1 साइन आई। यस सर। हाँ स्वागतम, कोई डाउट? नो सर। ओके, ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किस टाइप के डाउट्स आ रहे हैं? सर कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना सर जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए रहते हैं, तो उनके एंड जैसे सर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का, फिर रिलेटिव हाँ, दिया डायमंड का, अब बोला है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, ठीक है।
तो मान लो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट In vacuum upon speed of light in इन diamond. वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो अगर इन दोनों का रेशियो ले लो तो क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड Is equals to speed of light in diamond upon speed of light in glass. हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। एक मिनट हर्षिता, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अच्छा, अब तुमको क्या दिया होगा कि जैसे मान लो तुमको ऐसा दे दे, रुको मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ। Why does light travel at? Could you please say the question completely based on word problem of refraction? Okay, Rashida, fine. Why does light travel at 3 into 10 to the power 8 meter per second? Why not slower or faster? As a photon is pure energy, then why does it have a limitation at 3 into 10 to the power 8? और ये फैक्चुअल डाटा है, एग्जैक्ट इसका लॉजिक। यार जो चीज फैक्ट्स है ना उसको हम लोग ऐसा प्रूफ नहीं कर सकते। अब तुमसे ऐसा कोई पूछे पलाश कि अर्थ का मास 6 into 10 to the power 24 kg ही क्यों है? एनी लॉजिक? मतलब इट इज लाइक जो होता है सो है, वैसा वाला सीन है। जैसे तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा मास एग्जैक्टली 60 kg ही क्यों है, वो ज्यादा कम नहीं है क्यों नहीं है, कम क्यों नहीं है, तो यार है तो है। मतलब वो तुम कुछ तो बोल नहीं सकते हो, राइट? जो फैक्ट्स होते हैं ना या फिर जो लॉज होते हैं उनको हम लोग कभी भी प्रूफ नहीं कर सकते हैं और उनका कोई हम लोग लॉजिक नहीं दे सकते, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके पलाश, जैसे तुमने वो फॉर्मूला पढ़ा है F इक्वल टू G m1m2/r², ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या क्लास 9th में? यस सर। यस। उसका प्रूफ किया क्या कभी? Sir. किसी ने प्रूफ करवाया? नहीं सर। क्यों? तुमने कैसे मान लिया कि F इक्वल टू G m1m2/r²? मतलब कोई भी चीज अगर तुमको कुछ बोला जा रहा है, मतलब आइदर वो प्रूफ के थ्रू बोला जाए तभी तुम मानोगे। जैसे मैंने μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r प्रूफ कर दिया तो तुम मान लिए स्नेल्स लॉ सही है। Gm1m2/r² को प्रूफ नहीं किया जा सकता। सर Gm1m2/r² तो डेराइव किया गया है ना, मतलब m1m2 का प्रोपोर्शनल निकाल के बाद में g का वैल्यू कोई साइंटिस्ट ने ढूंढा था। वो उसको हम लोग उसको डिराइव किया हुआ नहीं बोलता है, उसको हम लोग मतलब वो एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है Gm1m2/r²। मतलब अलग अलग मासेस के लिए हमने वो फोर्स का वैल्यू निकाला और फिर उस फॉर्मूला में फिट कर दिया। अगर तुमको मैथमेटिकली कोई बोले कि Gm1m2/r² डिराइव करो, then that is not possible। ठीक है? तो जो लॉज होते हैं जो तुम पढ़े होगे लॉज, वो सारे को तुम डिराइव नहीं कर सकते मैथमेटिकली। ऐसे तुम दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, कितने से अट्रैक्ट या रिपेल करता है वो पता है, Fk q1 q2/r²। अगेन तुम इसको डिराइव नहीं कर सकते, दैट इज अ लॉ। फाइन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमेशा याद रखना, लॉ को कभी भी डिराइव मत मतलब कभी बोल दे कोई डिराइव कर देने को तो ये नहीं कि डिराइव कर देना कुछ भी करके, ऐसा नहीं। लॉ कैन नॉट बी डिराइव। क्वेश्चन, refractive index of glass with respect to water is
8/9 and refractive index of glass with respect to diamond is glass with respect to diamond is 2.42. एक मिनट refractive index of glass with 60/2.4/3 9/8 आएगा ना glass with respect to diamond is 0.6198 अभी कैलकुलेशन करने में मुश्किल करेगा is चलो ठीक है 0.6198 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल if refractive index of water if refractive index of water is 4/3 find the refractive index of diamond refractive index of diamond हर्षिता तुम्हारे पास वो वाली बुक है एसएल एसएम यस सर है, उसमें से कर लिए क्वेश्चंस सारे थोड़े, क्वेश्चंस कर लिए लाइक कॉमन वाले नहीं किए। ओके रिफ्रैक्शन पे एक्चुअली मेरे पास जो क्वेश्चन होंगे यार वो मिक्स होंगे मुझे एक बार देखते हैं रिफ्रैक्शन में मींस लेंस पे ना क्या सर? या फिर रिफ्रैक्शन मतलब लेंस पे ना हाँ सर, नहीं वो लाइक दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड ऑन ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर आंसर 0.9297 है कुछ। नहीं और किसी का कोई आंसर आया सर अराउंड 2.4 आ रहा है 2.4 आ रहा है ठीक है 0.16 नहीं शिवांग कैसे प्रोसीड करेंगे सर वेलोसिटीज के रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे नहीं इतना करने की जरूरत नहीं है तो तुमको क्या दिया हुआ है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये तुमको 9/8 दे रखा है और तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी दे रखा है 4/3 तो यहाँ से तुम लिख सकते हो दिस इंप्लाइज म्यू ग्लास अपॉन 4/3 इज इक्वल्स टू 9/8 तो यहाँ से म्यू ग्लास आ गया 4 × 9/8 × 3 तो ये आ गया 2 और ये आ गया 3 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मिल गया अब तुमको दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड म्यू ग्लास बाय म्यू डायमंड इज इक्वल्स टू 0.6198 तो यहाँ से क्या आ जाएगा म्यू ग्लास म्यू डायमंड इज इक्वल्स टू म्यू ग्लास अपॉन 0.6198 दैट इज 3/2 इज 1.5 अपॉन 0.6198 ये 2.42 के आसपास आ जाएगा
ओके शिवांग, ठीक है उतने। तो मेरे पास 2 ही क्वेश्चन है यार उस पे, मैं और पूछता हूँ फिर तुमको कल तक भेजता हूँ। ओके, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तुमको यही क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ 2.43 वेलोसिटी। क्या? हाँ 2.43 2.42 जो भी, यही क्वेश्चन तुमसे वेलोसिटी के टर्म्स में पूछ सकता है कि if velocity of light in diamond is this much, then what will the velocity of, जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दे दिया 2.42, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास दे दिया 2.42, 2.42 अपॉन 1.5, इसका तुमको वैल्यू दे देगा डिवाइड करके। वन 1.6133। अब तुमको पूछ लेगा इफ, अच्छा 2.42 अपॉन 1.5 नहीं दिया होगा डायरेक्टली, ऐसे दे देगा इज 1.6133। if refractive index of glass is 1.5, find the speed of light in diamond। in diamond तो फिर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकाल के उसे सी से इक्वेट। से इक्वेट करोगी, कैसे इक्वेट करोगी यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड से? तो सी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, सॉरी वी ऑफ हाँ, डायमंड। that is refractive index fine। 2.41995। शिवांग स्पीड बताना है। ओके सर। अच्छा डायमंड में क्या होता है एनीवन? डायमंड इतना वो चमकता क्यों है? सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। वेरी गुड। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? सर वो इतने स्मॉल मतलब एंगल ऑफ सर इंसिडेंस वो इतना लार्ज लार्ज अमाउंट होता ऑफ है कि टाइम के लिए उसमें ट्रैप हो जाती है। ठीक है, वो ट्रैप तो होती है टीआईआर का है। हाँ टीआईआर का क्या बता रहे थे? सो टोटल उसका इंटरनल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का इंसिडेंस इतना लार्ज होता है कि वो अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाता है और वो मतलब वो मीडियम से एस्केप नहीं कर पाता लाइट, और जब करता है तब वो मतलब वो ज्यादा ब्राइट दिखता है। ओके फाइन, वेरी गुड। सर और कितने टोटल लोगों को पता है इंटरनल रिफ्लेक्शन में वो सेंट्रल एंगल क्या होता है? सेंट्रल एंगल मतलब? सेंट्रल सर एंगल तो कुछ मेन, नहीं, हम लोग बताते हैं, क्रिटिकल एंगल पढ़ते हैं। हाँ सर क्रिटिकल एंगल, यस। ओके फाइन, मैं बताता हूँ मैं इस क्वेश्चन तब वो को। रेन ड्रॉप में लाइक उधर एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन था, उसमें हाँ बहुत हाँ, इंटरनेट में बहुत वेरिएंट आंसर्स। ठीक है। सर तो यहाँ 1.2 पे into 10 raised to power 8। यहाँ से तुम सॉल्व करो 1.2, ठीक है सही है। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू डायमंड अपॉन म्यू ग्लास इज इक्वल टू 1.6133, और यहाँ सॉल्व करो तो म्यू डायमंड आ जाएगा 2.42 के अराउंड, एंड द स्पीड इज इक्वल टू 3 into 10 to the power upon 8 upon refractive index। यहाँ सॉल्व करो जो भी आंसर आ रहा है that's the answer। 1.24 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। फाइन। अब तो पहले पहले समझते हैं कि टीआईआर होता क्या है, फिर आगे प्रोसीड करते हैं।
तो TIR क्या होता है? यस दिवांग। जैसे मान लो रे डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है, हमेशा रे जब डेंसर से रेयर में होगी तभी TIR होता है, अदरवाइज नहीं होता है TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो जब डेंसर से रेयर आता है रे, तो क्या होता है? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। away from the normal. अभी तो ये रे आया, इधर चला गया। एक और रे देखते हैं। ये रे आया, ये रे आया, ये इधर चला गया। मान लो एक और रे का बात करूं, जस्ट हाँ, अगर मैं इस रे का बात करूं और थोड़ा रे को बेंड करूं, ब्लैक वाला, तो क्या होता है? ये रे हो सकता है कि यहाँ से सीधा ऐसा निकल जाए। ये जो एंगल है ना, जहां पर जो ये रे निकला है, ये ब्लैक वाला बिल्कुल मीडियम के पैरेलल निकल गया, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। अब अगर इससे ज्यादा कोई भी एंगल हुआ, मान लो रे ऐसा आया, तो क्या होता है? ऊपर वाला मीडियम 1 है, नीचे वाला मीडियम 2 है, तो लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाता ही नहीं है, ये वापस से इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब दो डायमंड में क्या होता है? डायमंड में जो थीटा क्रिटिकल एंगल जो होता है ना, वो काफी बड़ा होता है। तो काफी बड़ा होता है तो मोस्ट ऑफ द रे हमेशा अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाता है, डायमंड से डायमंड नहीं रह जाता है। डायमंड इज 2.42 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो डायमंड से डायमंड नहीं रह जाता है, ट्रैप हो जाता है लाइट। और जब निकलता है तो काफी ज्यादा ब्राइट लाइट वो दिखता है, इससे वो डैजल करता है। नेक्स्ट था कि थीटा क्रिटिकल कैसे निकालते हैं। हर्षिता, तुम्हारा डाउट है थीटा क्रिटिकल? हाँ सर। ठीक है, तो लेट्स से इसका रिफ्रैक्टिव। तो उसकी वैल्यू निकालना डाउट नहीं था, ये वाला डाउट था जो अभी आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, ओके फाइन। वैल्यू भी निकालेंगे अब तो खत्म ही होगा। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो हम लोगों को क्या पता है? μ1 टाइम्स ऑफ साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 टाइम्स ऑफ साइन आर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं μ1 आई इज थीटा क्रिटिकल इज इक्वल्स टू μ2 इनटू ये एंगल 90 डिग्री है, साइन 90 इज 1, तो साइन थीटा क्रिटिकल इज μ2 बाय μ1। तो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। ओके सर। ठीक है। सर तो फिर रेन ड्रॉप में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, राइट? हाँ, रेन ड्रॉप में तुमने पढ़ा होगा प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो, आई थिंक। रेनबो पढ़ा क्या? दो तरह का हाँ रेनबो सर होता है पढ़ा प्राइमरी। है, बट दो तरह का वो नहीं, मतलब हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है ना, रेन ड्रॉप में ऐसा होता है। आ रहा हूँ परस में। ये रेन ड्रॉप है, तो यहाँ जब लाइट जाती है तो यहाँ पर एक बार रिफ्रैक्शन होता है, फिर दूसरे वाले सरफेस पे TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन होकर ऐसे लाइट निकलता है। रेनबो तो है ना शिवांग शायद तुम्हारे सिलेबस में? रेनबो नहीं है क्या सिलेबस में? सर अच्छा, रेनबो रेनबो है। रेनबो है। रेनबो है। अच्छा, TIR वाला रेनबो नहीं है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो नहीं है। ओके फाइन। यहाँ पर एक पहला रिफ्रैक्शन होता है, फिर वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जाता है लाइट, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, फिर बाहर निकलता है रेन ड्रॉप में। ओके हर्षिता? सर एक बार थर्ड वाला क्या था? यहाँ पे रिफ्रैक्शन, फिर TIR, वापस से रिफ्रैक्शन।
ओके सर। perhaps my doubt है, does it depend on how the diamond cut or any diamond will shoot है यार? प्लस वो डिपेंड करता है, मतलब वो जितना अच्छे से कट करो ना उतना ज्यादा वो ब्राइट होगा। तो डायमंड नॉर्मल से तुम सीधा एक डायमंड ले लो तो वो उतना नहीं चमकेगा, वो प्रॉपर कटिंग पे डिपेंड करता है। तुम कैसे कट किए हो उस पर तुम्हारा वो डिपेंड करेगा कि लाइट कैसे इंसिडेंट कर रहा है, और हम लोग ऐसा इंसिडेंट करवाते हैं ताकि हर टाइम वो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो हर बार TIR हो जाता है। ओके सर। Okay. और किसी का कोई डाउट? सब लोग वो वाला लेक्चर भी अटेंड कर रहे हो क्या, केपी सर वाला? कितने लोग अटेंड कर रहे हो? सर मैं कौन सा वाला सर? सर मैम कुणाल सर वाला? सर 11th वाला। हाँ 11th वाला हाँ सर कुछ लोग कर रहे हो? अच्छा करा। ओके ठीक है। तुम लोग का जो लोग अटेंड कर रहे हो उनका कुछ बैकलॉग है क्या उस वाले में? नहीं सर। ठीक है ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय बाय।